नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मशीन और मशीन का बेसिक क्या है इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं मशीन और मशीन के बेसिक्स के बारे में। मैं आपको बता दूं, आज की क्लास आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको आने वाली जितनी भी मशीन्स हैं उनको समझने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास रहेगी आपके लिए। क्योंकि आगे जितनी भी मशीन है लाइक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, तो ये सारे के इवन विद्युत मापक यंत्र, ये सब कुछ समझने के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बी कॉन्सेंट्रेट और पूरा ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सीखें वास्तव में मशीन। तो देखें, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मशीन के बारे में। मशीन क्या चीज़ है? मशीन को इन शॉर्ट लिख देंगे हम लोग एमसी। ठीक है, तो देखें मशीन के बारे में बात करें कि वास्तव में मशीन होती क्या है। तो कोई भी वह युक्ति जो ऊर्जा का उपयोग कर, सबसे पहली बात है ऊर्जा का उपयोग कर कार्य संपादित करती है। तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि जितनी भी मशीन्स हैं वो ऊर्जा लेती हैं, देती हैं, या ऊर्जा जो है उसका कंजम्पशन करके किसी ना किसी कार्य को परफॉर्म करती हैं। तो देखें ध्यान से, कोई भी वह युक्ति जो ऊर्जा का उपयोग कर कार्य संपादित करती है, कार्य को परफॉर्म करती है, उसे आप मशीन कहते हैं। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण मैं बात करूं, स्विच बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई आ रही है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, और पंखा जो है आपने जैसे ही स्विच ऑन किया पंखा चलने लगता है, मतलब उसने विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया, विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया और कोई ना कोई कार्य संपादित कर दिया, पंखा चलने लगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दूसरी बात, दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि कलपुर्जों का वह समूह जो विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखिए, जितने भी कलपुर्जे वगैरह हैं, इनका उपयोग कर आप अगर किसी विशिष्ट कार्य को, किसी विशेष कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? मशीन की। या सरल शब्दों में, 3 इडियट्स मूवी आप सभी ने देखी है, ठीक है, तो वहां पर रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़ और फ्रेंचो, तो उनसे भी इस तरह का जो मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उनके अनुसार क्या कह सकते हो तुम लोग? वहां मूवी में तुमने देखा था कि कोई भी वह युक्ति जो मनुष्य के कार्य को आसान कर देती है उसे मशीन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मशीन वह युक्ति है जो मनुष्य के कार्य को आसान कर देती है, उसे हम लोग मशीन कहते हैं। तो देखिए, बात करें यहाँ पर मशीन के बारे में, जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ ये पंखा, तो पंखा क्या है? मशीन है साहब, आपको हवा दे रहा है। देखो, मनुष्य के कार्य को इसने आसान कर दिया। पहले आप लोग क्या करते थे? पंखे, वो कपड़े का कुछ पंखा टाइप में बना के और उससे हवा डालते थे, बहुत मुश्किल था काम। लेकिन अब जब से ये पंखा आया, सीधा स्विच ऑन किया और आपको हवा मिलने लगी, तो इसने मनुष्य के काम को क्या कर दिया साहब? आसान कर दिया। कैंची है, साइकिल है, सिलाई मशीन। देखो, सिलाई मशीन ऐसे अगर आप सुई धागे से कपड़े को सिलने लगे तो उसमें आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मशीन की सहायता से वो काम आपका बड़ा आसान हो गया। तो कोई भी वह युक्ति जो मनुष्य के कार्य को आसान कर दे उसी को हम लोग मशीन कहते हैं। तो ये तो बात हुई मशीन के बारे में। अब बात करेंगे मशीन के प्रकार। मशीन बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक तो दोस्तों यांत्रिक मशीन और एक आपकी विद्युत मशीन, मैकेनिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन। तो देखो, यांत्रिक मशीन जो कि यांत्रिक ऊर्जा पर आधारित होती हैं, जबकि विद्युत मशीन वे मशीन होंगी जो कि विद्युत ऊर्जा पर आधारित होती हैं। जैसे सिलाई मशीन है, कैंची है, और भी कई सारे उदाहरण देखेंगे। इधर विद्युत मशीन में कोई आपका मोटर जनरेटर है, तो ये सब उदाहरण हो गए प्यारे बच्चों आपके मशीन के। तो ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक मशीन और विद्युत मशीन, मशीन के ये 2 प्रकार हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यांत्रिक मशीन के बारे में। और यांत्रिक मशीन, मैकेनिकल मशीन आप किसे कहेंगे? वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी कार्य को संपादित करती है, किसी कार्य को संपादित करती है, उसे आप लोग क्या कह देंगे दोस्तों? विद्युत मशीन कह देंगे। अब ये जो आपकी विद्युत मशीन, सॉरी यांत्रिक मशीन है, इसके एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हैं सिलाई मशीन है आपकी,
और एग्जाम्पल में हो जाएगा कैंची है, जैसे पेचकस है आपका, साइकिल, साइकिल भी आपकी एक तरह से यांत्रिक मशीन है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कर आप उसे चलाते हैं, या आपका प्लायर, प्लास, ठीक है। तो ये सब आपके उदाहरण हो गए दोस्तों यांत्रिक मशीन के। यांत्रिक मशीन वे जिनमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी ना किसी कार्य को संपादित किया जाता है। सेम इसी तरह से अगला हम देखेंगे विद्युत मशीन्स के बारे में कि विद्युत मशीन्स क्या है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों विद्युत मशीन के बारे में कि विद्युत मशीन क्या चीज है। तो देखें, डिस्कस करें विद्युत मशीन्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत मशीन, और इसमें हम लोग क्या कह देंगे, वह युक्ति जिसमें विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर किसी कार्य को संपादित किया जाता है, किसी कार्य को संपादित किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें प्यारे बच्चों। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे आपका है मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सब इसी के उदाहरण हैं। मोटर हो गया, जनरेटर हो गया आपका, साथ ही आप देख लें ट्रांसफॉर्मर भी इसी का उदाहरण है। इसके अलावा विद्युत सिलाई मशीन, इंजन, ये सब भी इसी के उदाहरण हैं। विद्युत सिलाई मशीन, टीवी, रेडियो, ये सब आपकी कैसी मशीन्स हैं प्यारे बच्चों, जो कि विद्युत शक्ति का उपयोग कर किसी कार्य को संपादित करती हैं। तो ये सारी हो गई विद्युत मशीन्स। अब आगे हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे इन विद्युत मशीन्स के बारे में, वो भी आपकी हो जाएंगी बेसिकली दो प्रकार की। एक तो वो जो डीसी पर ऑपरेट होती हैं और एक वो जो एसी पर ऑपरेट होती हैं। तो चलिए बात करते हैं विद्युत मशीन्स के बारे में। तो विद्युत मशीन्स के बारे में देखें, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में देखें। तो विद्युत मशीन जो है आपकी, ये दो प्रकार की होंगी। एक तो वो जो डीसी ऑपरेटेड होंगी, डीसी मशीन जिनको हम लोग कह देंगे, और एक वो जो एसी ऑपरेटेड होंगी जिन्हें आप लोग कह देंगे एसी मशीन। और मशीन के अंदर बेसिकली आप दो बातें तो याद रखो ही रखो, एक तो मोटर होगा और एक जनरेटर होगा। तो डीसी मशीन में दो टाइप्स कौन कौन से हो गया आपका, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जिसको आप जनित्र कह देते हैं, डायनेमो कह देते हैं। इसी तरह से एसी मशीन्स के अंदर आपकी एक तो है एसी मोटर, एक हो जाएगा जैसे बेसिकली आपके पास एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को आप लोग अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक कह देते हैं। और एक हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका ट्रांसफॉर्मर, जो कि एसी ऑपरेटेड होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपकी डीसी और एसी मशीन्स हो गई। और मान के चलिएगा ये नाम नहीं है, ये पूरी यूनिट्स हैं। डीसी मोटर लगभग 15 घंटे हम लोग पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर ये भी बहुत बढ़िया यूनिट है आपकी। एसी मोटर, एसी मोटर के अंदर भी फिर दो प्रकार की हम लोग पढ़ेंगे, इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर, और एक पढ़ेंगे आप लोग सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी मेन यूनिट्स बनती जाएंगी। आपके सिलेबस की जो मशीन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये आपकी मेन यूनिट्स बनती जाएंगी कि विद्युत मशीन दो प्रकार की, डीसी मशीन, एसी मशीन। फिर डीसी मशीन को भी दो भागों में बांटा, एक तो डीसी मोटर और एक डीसी जनरेटर। फिर इसी तरह से एसी मशीन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एसी मोटर। एसी मोटर के अंदर क्या पढ़ेंगे, एक तो इंडक्शन मोटर और एक सिंक्रोनस तुल्यकालिक मोटर। इसी तरह से फिर बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में और ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ये बेसिकली आपकी मशीन्स हो चुकी हैं। अब दोस्तों बात करें डीसी मशीन्स के अंदर, तो हमने क्या देख लिया, डीसी मोटर। यहाँ कहा हमने डीसी जनरेटर, डायनेमो या जनित्र। फिर एसी मशीन्स के अंदर हमने क्या देखा, एसी मोटर, इंडक्शन मोटर या प्रेरण मोटर, और दूसरा प्रकार हो गया आपका सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर। इसी तरह से इसमें जो एसी जनरेटर है इसी को अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक आप कहते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी मशीन है ना यार,
चलो ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि डीसी मोटर जो है ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। डीसी जनरेटर में मैं आपको बोलूंगा कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैं आपको कह दूंगा कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलो सिद्धांत तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन इन सब में एक बेसिक सिद्धांत काम आएगा, और वो बेसिक सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और बात करें प्यारे बच्चों कि जितनी भी मशीन है ना, सारी की सारी मशीन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। अब बात करें ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है भाई, तो देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये किसने दिया आपको, आइंस्टीन ने दिया। सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन दिया, जिसके अनुसार आइंस्टीन ने क्या कहा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करने का कार्य, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करने का जो कार्य है ना प्यारे बच्चों, ये करेगी आपकी मशीन। जो युक्ति ये कार्य करती है उसी को आप लोग क्या कह देते हैं साहब, मशीन कह देते हैं। तो मशीन क्या करेगी, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कार्य करेगी, चाहे वो यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे प्रकाश ऊर्जा हो, चाहे ध्वनि ऊर्जा हो, कोई सा भी देख लीजिएगा, सबको एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का काम कौन करेगा, मशीन करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए जो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं या क्या फॉर्मेट्स यहां पर बनते हैं, तो वो देख लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा जैसे यार कि आप ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल रहे हो, तो मैंने कहा जैसे विद्युत ऊर्जा को बदलना है मेरे प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा में, या मैंने कह दिया आपको कि यांत्रिक ऊर्जा को बदलना है प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा में, तो कौन सी युक्ति हम लोग काम में लेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम कौन कौन सी युक्ति काम में लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली जरा इन दो को देखिए, फिर और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे। देखो प्लीज ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा। यार विद्युत ऊर्जा है, इस विद्युत ऊर्जा को मैं किस में बदलना चाह रहा हूं यार, यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखो मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही भाई आप जानते हो आपका जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, सप्लाई आ रही है, दैट मीन्स विद्युत ऊर्जा है। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा पंखा चल पड़ेगा, मतलब जैसे ही स्विच ऑन किया पंखा चलने लगा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा मेरे को मिलने लगी। तो इस पंखे में क्या लगा हुआ है साहब ऐसा, तो वो लगी हुई है साहब इसके अंदर मोटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है विद्युत मोटर, ध्यान दीजिएगा। बात करें इसके बाद कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या आप किसी चीज को घुमाइए और उससे आपको विद्युत ऊर्जा मिलने लगे, ऐसा किसमें देखा आपने, जनरेटर वगैरह के अंदर देखा है। जनरेटर में जैसे ही आप शाफ्ट से घुमाते हैं उसको, ठीक है, तो आर्मेचर जो है वो घूर्णन करने लगता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप आपको क्या मिलती है साहब, विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जनरेटर, डायनेमो, जनित्र। जनरेटर को हिंदी में जनित्र, डायनेमो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब साहब सबसे बढ़िया उदाहरण देखिए ये, ठीक है, मैं बोल रहा हूं वो कौन सी ऊर्जा भैया, ध्वनि ऊर्जा है। तो देखो इस पर भी बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। मैं चाहता हूं जो मैंने बोला है वो है ध्वनि ऊर्जा, और ध्वनि ऊर्जा को हमने बदल दिया साहब विद्युत ऊर्जा में, और फिर से आप चाहते हो कि विद्युत ऊर्जा जो है ना ये बदल दी जाए किसके अंदर, ध्वनि ऊर्जा के अंदर। तो क्या युक्ति आप इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पर, वो देखें प्लीज। तो देखो प्यारे बच्चों, बात करें यहां पर कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। देखो मैंने जो बोला वो ध्वनि ऊर्जा है, और ये देखो मैंने माइक लगा रखा है। अब ये माइक जो है ना यार, ये देखो इस तार के अंदर विद्युत ऊर्जा में बदल देगा इस ऊर्जा को, मतलब ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम इस्तेमाल बदलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साहब माइक, माइक्रोफोन, ध्यान रखें माइक्रोफोन। इसी तरह से विद्युत ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा में बदलना है, तो आपने देखा है स्पीकर्स लगे होते हैं, तो स्पीकर क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को पुनः किस में बदल देंगे,
जो लाउड स्पीकर्स लगे हैं वो ध्वनि विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देंगे साहब, ध्वनि ऊर्जा में। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मैं चाहता हूं मेरे पास जो विद्युत ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा बदल जाए साहब प्रकाश ऊर्जा में, तो मैं क्या काम में लूं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए काम में क्या लूं। तो देखो मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते बल्ब जल उठा, ट्यूबलाइट जल उठी, मतलब आपको क्या मिलने लग गया, प्रकाश मिलने लग गया। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बल्ब या ट्यूबलाइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज। तो बात ले दे के अपनी काम की क्या है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए आपको किसी ना किसी युक्ति की आवश्यकता होगी, उन्हीं को आप लोग क्या कह देंगे, ये सारी मशीन्स हैं साहब। और इन मशीन्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि मशीन क्या करेगी कि ऊर्जा का उपयोग कर कोई कार्य संपादित करती है, या कल्पऊर्जों का वह समूह जो विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोगी होता है, या कोई भी वह युक्ति जो मनुष्य के कार्य को आसान बना दे, उसी को हम लोग मशीन कहते हैं। फिर हमने मशीन के प्रकार देख लिए, यांत्रिक मशीन, विद्युत मशीन, इनके कई सारे उदाहरण देख लिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देख लिया। चलिए अब बात करते हैं कि ये जितनी भी मशीन आप पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूं आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के आप आगे चाहे जितनी भी मशीन मैंने आपको बता दी है, मशीन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सबसे बड़ा मेन टॉपिक होता है, जिससे एग्जाम में 50 to 60% क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन सब को समझने के लिए आज की क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। तो देखो विद्युत मशीन जो है इनको निम्न 3 सिद्धांतों के द्वारा बड़ी आसानी से समझ सकते हो। आप क्या सोचते हैं मशीन वगैरह समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए? नहीं, मैं क्या कहता हूं, आप मेरे केवल 3 कॉन्सेप्ट फॉलो करो, आपको मशीन को समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से आप मशीन को समझ जाएंगे। तो ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला तो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि दिया आपको ओरेस्टेड ने। फिर आपका अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत जो है ये आपको फैराडे ने दिया था। और लास्ट है आपका विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। तो केवल ये 3 सिद्धांत आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आपको मशीन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, कि आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें ये सिद्धांत आपको दिया किसने, तो ये सिद्धांत दिया मेरे प्यारे बच्चों आपको ओरेस्टेड ने। ध्यान दीजिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया प्यारे बच्चों, ओरेस्टेड ने दिया। और ओरेस्टेड क्या बोले कि जब भी किसी चालक तार या कुंडली में, ध्यान दीजिए ओरेस्टेड ने क्या कहा, जब भी किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक तार या कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी बात ये याद रखो। और इस सिंपल स्लाइड में आप देख पा रहे हो एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे मैं आपको इस सिद्धांत को क्लियर कर दे रहा हूं। आपको ये एक लोहे की कील दिख रही होगी जिस पर मैंने एक चालक तार लपेट दिया, मतलब एज लाइक का कुंडली हो गया है, कोइल हो गया आपके पास ये। और क्या देखा आपने, मैंने जब इसको सेल बैटरी से नहीं जोड़ रखा है तब तक ये पिंस क्या है, नीचे है। लेकिन जैसे ही मैंने इस लोहे की कील के चारों ओर जो ये तार लपेट रखा है, जैसे ही मैंने इसको सेल बैटरी से जोड़ के स्विच ऑन कर दिया है, तो वैसे ही मैं क्या देखता हूं कि ये लोहे की पिंस इससे आकर्षित होने लगी हैं। मतलब क्या है मेरा यहां कहने का जो मतलब है उस चीज को समझिएगा कि जैसे ही आपने इसके अंदर धारा प्रवाहित की, प्यारे बच्चों देखो, जैसे ही आपने इसके अंदर धारा प्रवाहित की तो ये आल्पिन्स जो हैं ये इसकी तरफ आकर्षित होने लगी, इससे चिपकने लग गई। कारण यह है कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो सीधी सी बात क्या ध्यान रखोगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है, देखो ध्यान से समझना इस बात को। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है, दिया किसने, ओरेस्टेड ने। अब देखो ओरेस्टेड ने इसके लिए प्रयोग क्या किया था, वो प्रयोग समझते हैं। सबसे पहले ओरेस्टेड ने जो इसके लिए प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास ले लिया और उन्होंने क्या किया, देखिएगा जरा स्लाइड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आप इजी गोइंग देख पा रहे हो, यहां पर धारा उसने प्रवाहित कर रखी है। धारा प्रवाह की दिशा आप जानते हैं प्लस से माइनस, इधर प्लस है
और इधर है आपका माइनस। तो जैसे ही इन्होंने धारा प्रवाहित की यहां पर, तो इन्होंने देखा पहले जो चुंबकीय सुई बिल्कुल सीधे थी, अब उसके अंदर विक्षेप ऐसे आ गया है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये विक्षेप इस तरह से आ गया, यहां पर एन पोल बन गया है आपका। तो देखो जब उसने प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित की, जब बैटरी का टर्मिनल प्लस यहां पर है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आया दोस्तों इस तरफ। अब उसने उल्टा किया साहब, उल्टा क्या, पहले प्लस इस तरफ था, प्लस माइनस, अब उसने उल्टा कर दिया, बैटरी के टर्मिनल्स को बदल दिया। तो अब प्लस इधर हो गया और माइनस आपका इधर हो गया। तो जैसे ही इसने टर्मिनल्स को बदला, इसका मतलब धारा की दिशा को बदल दिया, और जैसे ही धारा की दिशा बदली, तो अब क्या देखा इन्होंने कि विक्षेप इस तरफ आ चुका है। मतलब उनको एक बात समझ में आ गई यार, कि अगर धारा प्रवाहित करोगे ना, तो चुंबकीय सुई में कोई ना कोई विक्षेप आएगा। मतलब सीधी सी बात उनको समझ में आ गई कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। इसी को उन्होंने कह दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि जब भी किसी चालक तार या कुंडली से धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, यह आपको याद रखना है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ध्यान रखें, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। दैट मीन्स क्या करेंगे आप कि कोई भी जो चालक तार होगा ना, उसमें धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा कैसे बताओगे, तो ये बताओगे आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। आप क्या करेंगे, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है ना बच्चों, अंगूठा उस धारा की दिशा में कर लीजिए, तो मुड़ी हुई उंगलियां जो है ना आपकी, ये बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जैसे यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। तो यहां पर तो अंदर की ओर मतलब क्रॉस, और यहां बाहर का मतलब डॉट। क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर। कैसे होता है अभी समझा दूंगा। अब इसके बाद हम अगला जो नियम देखते हैं, वो सिद्धांत है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इन शॉर्ट इसे आप कह सकते हैं ईएमआई, ईएमआई पूरी यूनिट है, मेन यूनिट है, जो कि हम आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा भी चुका हूं। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है बच्चों, ये किसने दिया आपको, फैराडे ने दिया। प्लीज ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया आपको, फैराडे ने। अब देखो फैराडे क्या कहते हैं, जब किसी चालक तार या कुंडली से संबद्ध, संबद्ध का मतलब होता है एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। सुनो जरा ध्यान से, जब किसी चालक तार या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि साहब फ्लक्स के मान में परिवर्तन करोगे, फ्लक्स के मान में परिवर्तन तो ईएमएफ, और उस ईएमएफ के कारण प्रवाहित होती है आपकी धारा। सीधी सी बात क्या ध्यान रखनी है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन, तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ईएमएफ के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब समझ में पहले ये समझिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज है। तो ध्यान रखो, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, और इस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही आप लोग क्या कह देते हो बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कह देते हो। दोस्तों प्लीज जरा ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही आप लोग क्या कह देते हैं साहब, चुंबकीय फ्लक्स कह देते हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अगर कम ज्यादा होगी ना, मतलब चुंबकीय फ्लक्स कम ज्यादा होगा, और चुंबकीय फ्लक्स अगर कम ज्यादा होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के कारण आपका ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इन सभी बातों के बारे में, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले आप यहां क्या देख पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ये जैसे सपोज करो एन ध्रुव है, चुंबक का एन ध्रुव आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती हैं, इसमें प्रवेश करती हैं। तो ये लो भैया, एन से बल रेखाएं बाहर जाएंगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, ठीक है, चुंबक के एन ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं। अब देखो फैराडे ने क्या किया, फैराडे एक चुंबक को इससे दूर लेके गए साहब। कहां लेके गए, दूर। तो देखो जब ये चुंबक को, ये कुंडली, जब ये कुंडली से दूर चुंबक को लेके जा रहे हैं, तो बताओ बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है यार, कम हो रही है। देखो
चुंबक दूर जा रही है, इसका मतलब इस कुंडली से गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, बलरेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो चुंबक को दूर लेके गए तो इसके अंदर विक्षेप जो है, धारामापी गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो इस तरफ प्राप्त हुआ, इस दिशा में प्राप्त हुआ। कारण क्या था कि जैसे ही वो चुंबक को दूर लेके गए वैसे ही क्या हुआ, चुंबकीय बलरेखाओं की संख्या में कमी हुई, इसका मतलब परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ईएमएफ के कारण क्या प्रवाहित होती है दोस्तों, धारा, इसका मतलब विक्षेप आ गया इस तरफ। अब उन्होंने जस्ट इसका उल्टा किया। अब उन्होंने क्या किया साहब, प्लीज देखिए, वो चुंबक को इसके नजदीक लेके आए, चुंबक को कुंडली के नजदीक लेके आए। तो जब ये चुंबक को कुंडली के नजदीक लेके आए ना, तो जैसे ही वो नजदीक लेके आए तो इससे गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या क्या होगी साहब, बढ़ेगी। और दोस्तों जैसे ही बलरेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो बलरेखाओं की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब फ्लक्स भी बढ़ेगा, और अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो सीधी सी बात है फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ईएमएफ के कारण क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो अब फैराडे ने क्या देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया है इस तरफ। तो कहने का मतलब उन्होंने कह दिया कि जब चुंबक को आपेक्षिक गति कराई जाती है, जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो ईएमएफ प्रेरित होता है। यह है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको मैं पूरी यूनिट फैराडे के नियमों के सहित आपको पहले की क्लासेस में उपलब्ध करा चुका हूं। अब चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं हम लोग। अगला सिद्धांत है आपका विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। वास्तव में जो आपकी मोटर है ना बच्चों, तो मोटर के अंदर आपका यही सिद्धांत जो है वो काम आने वाला है। तो प्लीज इसको समझ लीजिएगा, आपको आगे डीसी मोटर की कार्य प्रणाली में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज देखिएगा क्या कह रहा है ये सिद्धांत, पहले डिक्टेट कर दे रहा हूं, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। जब किसी धारावाही चालक या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, धारावाही चालक या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक खिंचाव बल लगता है, जिसके कारण यह घूर्णन करने लगता है। और इस खिंचाव बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। तो सीधी सी बात क्या याद रखो, धारावाही चालक को, अभी समझा दे रहे हैं, धारावाही चालक को किस में रखोगे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में। और धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इस पर क्या लगेगा, एक खिंचाव बल लगेगा। अब चलिए ये खिंचाव बल लगता कैसे है, इस बात को समझते हैं। यार मेरे को एक बात बताओ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तुमने क्या पढ़ा कि जब भी चालक तार या कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां देखिएगा, जैसे ये तो एन है, ये आपका एस है, जैसे ही आप इसके अंदर धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण यहां पर एन ध्रुव और यहां पर एस ध्रुव बनेगा। तो एन एन और एस एस के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। और अब इस प्रतिकर्षण के कारण, ये एन एन और एस एस के मध्य जो प्रतिकर्षण हुआ है ना, उसके कारण ये घूर्णन करता है। कैसे करता है वो देखिएगा, सीधी सी बात है, अभी समझाता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या लगेगा, एक खिंचाव बल लगेगा। चलिए इसकी बात करते हैं कैसे। सपोज कीजिए ये रहा बच्चों आपका आर्मेचर या धारावाही चालक। आपने क्या किया, धारावाही चालक है तो इसके अंदर धारा प्रवाहित करनी है आपको, तो ये मैंने लिया प्लस और ये लिया मैंने माइनस। अब देखें इसके अंदर धारा ऐसे ही प्रवाहित होगी ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब धारावाही चालक को किस में रखोगे, देखो बात तुम सबको क्लियर है, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे। तो ये रहा मेरे पास एन और ये रहा मेरे पास एस। तो धारावाही चालक को रख दिया मेरे प्यारे बच्चों आपने चुंबकीय क्षेत्र में। चलिए अब समझते हैं। तो जैसे ही धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, देखो धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर क्या लगता है, एक खिंचाव बल। ये खिंचाव बल कैसे लगता है इस बात को यहां पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। प्लीज देखो यार, एक बात बताओ, ये तो है आपका एन ध्रुव, ये है आपका एस ध्रुव, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की ओर, मतलब एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें आपने इसको धारावाही चालक को रख दिया। तो आप एक प्रभाव जानते हो यार, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां पर जैसे सपोज करो एन हो गया, यहां पर सपोज करो जैसे एस हो गया, भाई वही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम,
लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल से जब आप ज्ञात करेंगे तो यहां पर तो एन ध्रुव बनेगा, यहां पर एस ध्रुव बनेगा। तो अब देखो एन एन के बीच में क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण। इसी तरह से एस एस के मध्य भी क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण। तो इस प्रतिकर्षण के कारण इस पर एक खिंचाव बल लगता है। देखो प्रतिकर्षण करेगा तो इस पर क्या लगेगा, एक खिंचाव बल, और उस खिंचाव बल के कारण ये घूर्णन करने लगता है। तो ये है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखो तो उस पर एक खिंचाव बल लगेगा, और इस खिंचाव बल की दिशा जो दी जाती है ना, ये दी जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो समझिएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखो बाएं हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत, बाएं हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा को व्यक्त करता है। देखो सीधी सी बात क्या कहना चाह रहा है, बाएं हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत, बिल्कुल सब 90 डिग्री पे होने चाहिए, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा तो किसको, धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा को व्यक्त करता है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो लंबे टाइम तक तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि कौन धारा, कौन तर्जनी, कौन चुंबकीय क्षेत्र, पता ही नहीं, याद ही नहीं रहना। तो अब इसको याद कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत कर लो, और ABCD आती है तुम्हें, ABC, देखो ABC, C फॉर करंट, तो ये मध्यमा जो बीच की उंगली है मध्यमा, ये तो क्या हो जाएगी, C फॉर करंट, मतलब धारा की दिशा को। ये तर्जनी, यार मैं चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखता हूं बार बार, B से, तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन बताएगा, तर्जनी। तो अंगूठा किसको बताएगा साहब, बल की दिशा को। तो क्या याद रखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ABC, C मध्यमा, मध्यमा किसको बताएगी, धारा की दिशा को, तर्जनी किसको बताएगी भैया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो अंगूठा किसको बताएगा, लगने वाले बल की दिशा या गति की दिशा को व्यक्त करता है। यह है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब सुनिए, मोटर की कार्यप्रणाली जो है ना, ये बिल्कुल इसी सिद्धांत पर आधारित होती है, विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उसमें उपयोगी होता है। तो चलिए समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मैंने क्या बता दिया आपको, ध्यान रखना है आपको, मध्यमा तो किसको बताएगा, धारा की दिशा को, तर्जनी बताएगी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा जो है आपका वो बताता है बल या गति की दिशा को। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरी चीज, इसके अंदर आप एक और चीज कंसीडर करें। एक डायरेक्शन तो लिखूंगा प्यारे बच्चों मैं डॉट, और एक डायरेक्शन लिखूंगा मैं क्रॉस। समझना आप जरा ध्यान से, डॉट का मतलब होता है साहब बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब होता है प्यारे बच्चों अंदर की ओर। देखो ये डॉट और क्रॉस से मैं अंदर बाहर कैसे डिनोट करता हूं, तो एक बात बताओ यार, दिशा तुम किससे बताते हो, तीर से। ये लो भैया तीर हो गया आपका, ये लो, ठीक है, ये क्या है आपका, तीर है। अब एक बात बताओ यार, तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ध्यान से समझना, तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें क्या दिखेगा, केवल तीर का नोक दिखेगा, मतलब तीर का डॉट दिखेगा। तो डॉट का मतलब तो तुम्हारी तरफ आ रहा है, मतलब बाहर आ रहा है ना, तो बाहर आ रहा है, इसका मतलब डॉट से तो किसको लिखा मैंने, बाहर। अब सपोज कीजिए मेरे को क्रॉस से अंदर की ओर की डायरेक्शन कैसे पता चलती है, देखो तीर अगर अंदर जा रहा है तो तुम्हें तीर का पिछवाड़ा दिखेगा, मतलब एज ए क्रॉस दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, दैट मीन्स अंदर। तो अंदर की ओर की डायरेक्शन को तो मैं किससे लिखूंगा, क्रॉस से, और डॉट बाहर की ओर, अंदर क्रॉस बाहर डॉट। ठीक है, अब सुनो यहां पर हम लगाते हैं फ्लेमिंग के विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। ये आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो एन से एस की ओर होती है, तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा एन से एस है, तो यहां पर अब हम लगाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये समझ लो यार, मोटर में मैक्सिमम चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, मोटर की जो कार्य प्रणाली है ना वो तुम्हें क्लियर हो जाएगी। कैसे, जरा समझना दोस्तों। फैराडे का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, क्या, मध्यमा धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा बल की दिशा को। चलो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से
एस की ओर है, उंगली है इस तरफ। अब बताओ यार यहाँ पर धारा किस तरफ है, ऊपर की ओर है ना, तो धारा ऊपर की ओर है, तो ये लो मैंने धारा को ऊपर कर दिया। तो बताओ अंगूठा किधर जा रहा है मेरा, अंदर, तो अंदर को मैं किससे लिखूंगा, अंदर क्रॉस, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं यार, समझिएगा जरा ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो एन से एस की ओर है। अच्छा एक बात बताओ, धारा की दिशा कहाँ हो चुकी है इसमें, नीचे की ओर, ये लो भैया नीचे कर दिया। तो बताओ अंगूठा कहाँ रहा यार, बाहर, तो बाहर का मतलब क्या हो गया साहब आपका, डॉट, ये लो, तो यहां तो क्रॉस, यहां डॉट। तो अब जो बल लग रहा है इस आर्मेचर पर, यहां पर तो लगेगा बल अंदर की ओर और यहां पर बल लगेगा बच्चों आपका बाहर की ओर। तो अंदर बाहर, इस तरह से लिखिए। ये देखिए सपोज कीजिए ये आपका आर्मेचर, यहां पर तो बल लग रहा है अंदर की ओर और यहां पर बल लग रहा है आपका बाहर की ओर। तो अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरह से आपकी जो मोटर है वो क्या करने लग जाएगी प्यारे बच्चों, घूर्णन करने लग जाएगी। तो सीधी सी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, ये 3 सिद्धांत अच्छे से पढ़ लो, आपको मशीन समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। केवल ये 3 सिद्धांत कौन कौन से, सबसे पहला तो आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और तीसरा है आपका विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। केवल ये 3 सिद्धांतों को फॉलो कर लीजिए, आप कहीं नहीं अटकेंगे मशीन के अंदर। अब दूसरी बात एक और मैं आपको कहूं, आज की क्लास में मैंने आपको मशीन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, बिल्कुल जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता दिए हैं कि मशीन क्या है, यांत्रिक मशीन, विद्युत मशीन, फिर मशीन के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपको बता दिया। साथ ही फिर हमने देखा डीसी मशीन्स, एसी मशीन्स के बारे में, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमने देख लिया, एक युक्ति को ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने के लिए किन युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें देखी। आफ्टर देन अपन ने मशीन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत देखे और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखा। तो होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, पढ़िए, समझिए और अच्छे से चीज़ों को सीखिए ताकि आप कामयाब हो सकें। थैंक यू दोस्तों।